हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है जनरल साइंस और जनरल साइंस में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 34। सारे पार्ट्स आप लोग विजिट जरूर कर लें। जो आगामी एग्जाम है जेएसएससी सीजीएल, उसमें ये लेक्चर काफी ज्यादा फायदा होगा। पेपर 3 में 20 क्वेश्चन बनेगा, यानी कि 60 मार्क्स, और 60 मार्क्स के साथ साथ कंप्यूटर का भी लेक्चर पड़ा हुआ है, वो भी पेपर 3 में यह 20 क्वेश्चन बनेगा। लेक्चर को आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उसको डिस्कस किया गया है, तो यानी कि काफी फायदा हो जाएगा। चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ भी चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है। पीडीएफ और क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे गुपचुप का फोटो क्यों डाला गया है और ये पर्सन क्यों स्लाइड गिर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ एक्टिविटीज होता है जिनका संबंध साइंस से होता है, तो उसी से रिलेटेड कुछ आज फेनोमेनन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर जुड़ जाइएगा। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, मेरे बारे में भी सोचा कीजिए थोड़ा बहुत। और जितना क्वेश्चन है आरआरबी जेई, आजकल उसी का पेपर देख रहा था मैं, तो आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और साथ ही साथ में जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपको बनेगा। यूजुअली द ट्विग ऑफ व्हिच ट्री इज यूज्ड टू क्लीन टीथ, दांत को सफाई करने के लिए किस पेड़ की टहनी का प्रयोग किया जाता है? नीम, पाइन, मैंगो, बनाना। जो लोग गांव से होंगे तो उनको तो पता चल गया होगा, जो लोग शहर वाले होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो नीम का जो पेड़ होता है, आजादी रजता इंडिका इसका साइंटिफिक नेम होता है, उसका टहनी का प्रयोग किया जाता है। आप लोग नीम देखे हैं? नहीं देखे हैं? इस तरह का देखिए, बहुत ही यूजफुल एक तरह से बोल सकते हैं ट्री है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज है और बहुत मेडिसिन बनाने में भी काफ़ी यूज किया जाता है इसका पत्ती का जो ऐसे यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। जिनको फोड़े फोड़ से हो जाते हैं, नीम के पानी से स्नान करवाया जाता है। तो देख लीजिएगा, यही टहनी है, तो इसी का यूज जैसे दातुन के रूप में किया जाता है, समझ गए? तो यानी कि दातुन के रूप में पूछा गया था। मैंगो ट्री का भी कभी कभी कर दिया जाता है जब नहीं मिलता है, तो मैं तो कर चुका हूँ सारा। तो देख लीजिएगा, यही नीम है, तो नीम को देख लीजिएगा। बाकी साइंटिफिक नेम नीम का भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिएगा, अचाती रजता इंडिका, और भी बहुत सारे जो है से प्लांट्स और एनिमल का साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्लाइड सेपरेटली मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम पर, फिर से शेयर कर दूंगा। ओके, तो इसको सारा चीज को देख लीजिएगा। मटर का साइंटिफिक नेम देख लीजिएगा, आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में मटर का, ठीक है। और सारा देख लीजिएगा, आपका यहाँ पे मैंगो है, मैग्नोफिरा इंडिका, ये सब बाकी सबका देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 है, अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द नंबर ऑफ, क्या ये आपको क्लास 10 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लास 8, 9, 10 ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। 8, 9, 10 आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, या आप लोग अगर पढ़ते हैं या किसी को पढ़ाते हैं जो ट्यूटर हैं या फिर पेरेंट्स हैं, तब जो है सर में बच्चों को कम से कम 9, 10 जो है ना, 9, 10, 11, 12 अच्छे से उसको शिक्षा देना है। या तो अगर ट्यूटर है तो उनको अच्छा से पढ़ाना है, या फिर मोटिवेट करना है कि 9, 10, 11, 12 उन लोग अच्छे से करें, क्योंकि ये 4 क्लास अगर अच्छा से हो जाएगा तो आगे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो क्लास 10 से ये क्वेश्चन था, देख लीजिए। और क्वेश्चन बोलता है कि केमिकल रिएक्शन को कब बैलेंस कहा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ के आया हो, आप लोगों ने पढ़ के आया हो कि अगर एटम होता है, नंबर ऑफ एटम्स पहले, यानी कि रिएक्शन के पहले, यानी कि जो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अगर समान हो जाता है तो इसको बैलेंस रिएक्शन कहा जाता है। यही डेफिनेशन था। तो एटम्स होना चाहिए, न कि कंपाउंड, न ही मोलिक्यूल्स। यहाँ पे हम लोग एटम के बारे में बात करते हैं, जितने भी मोलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड बोलते हैं, वो सबका हर एक एटम बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करते हैं, एटम्स के बारे में पे बात किया जाता है। और ये रिएक्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने प्रकट होने वाला है। देखिए, ये रिएक्शन है। ओके, तो यह क्या है? तो यह एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन डायरेक्ट जो है जेएसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। जेएसएससी के मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि एक्साइज में आया था या फिर किसी और एग्जाम में, बट जेएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या दिए थे ना कि आपको रिएक्शन दे दिए थे और यहाँ पे एक्स वाई कर दिए थे, जेड कर देंगे और कुछ कर देंगे, ठीक है, एबीसीडी लिख देंगे और बोलेंगे कि जेड एसी बनाइए कितना है। आपको से क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया गया है, मैं किसी एक क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए, 6CO2 + 6H2 होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यहाँ ग्लूकोज बनता है और प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ओके ना, रिवर्स रिएक्शन भी यह होता है, इसको देख लीजिएगा, रिवर्स रिएक्शन भी इसका सही है। ओके, तो ये आंसर है फोटोसिंथेसिस का। तो इस तरह से एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर देखिएगा तो इसमें सारा कार्बन देखिएगा, इधर जितना भी ऐड कीजिए और इधर सब बराबर आपको मिलेगा। जैसे इधर कितना कार्बन है, इधर कार्बन की संख्या आपको 6 है, इधर कार्बन की संख्या 6 है, दिख रहा है ना। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, काउंट करिए जरा। यहाँ पे 2 है और 2 6 जा 12 हो गया, और प्लस में यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे 18 आ गया, यानी कि इधर 18 है। उधर देख लीजिए, यहाँ पे 6 2 जा 12 है और प्लस 18 है, यानी कि ऑक्सीजन का 18 एटम इधर भी 6, तो टोटल 18 आ गया। तो यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, इधर प्रोडक्ट होता है इधर रिएक्टेंट में, दोनों तरफ जो है से एटम बराबर है, तभी जो है रिएक्शन को बैलेंस कहा जाता है। और बैलेंस जो है से क्यों करना आवश्यक होता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो होता है, एज पर द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं खत्म कर सकते हैं, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मास जो होता है जो है आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन बराबर होना चाहिए। ओके ना, इसीलिए इसको बैलेंस करते हैं। रिएक्शन देख लीजिए
काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्वेश्चन का आंसर ई हो गया। एटम्स यानी कि परमाणु दोनों तरफ समान होना चाहिए, तभी उसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोला जाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे एक गलत हो गया थोड़ा सा ना, नहीं सही है, रासायनिक समीकरण को कब संतुलित कहा जाता है, क्वेश्चन सही है। विच ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, कौन ऐसा जीव है जो कि बिना ऑक्सीजन के जी सकता है। ऐसे तो आप लोग, मैं भी कभी कभी हमेशा ही बोलता हूँ कि जीने के लिए जैसे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ओके, उसके बिना कोई नहीं जी सकता। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं, तो उनको एनारोब बोला जाता है ना। अवायवीय श्वसन पढ़े होंगे तो आप लोग डिफरेंस भी किए होंगे कि अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर। तो एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, उसको अवायवीय बोलते हैं, और जो प्रेजेंस में होता है उसको वायवीय श्वसन कहा जाता है। देख लीजिएगा कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरियोडाइट्स लिखा हुआ है, उसके बाद फूसोबैक्टीरियम लिखा हुआ है, प्रे वो टेला लिखा हुआ है, ये सब कुछ जैसे एनोरोब्स है, यानी कि इन लोग बिना ऑक्सीजन के जी सकते हैं। नाम टेढ़ा है क्योंकि इन लोग का थोड़ा सा जीवन ही टेढ़ा है। ओके, तो सारा कुछ देख लीजिएगा यहाँ पे है, ये सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। पैरासाइट को जैसे जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, और साइम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, साइम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है कि एक दूसरे पर लोग निर्भर रहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि मेरे पास रोटी है, आप सब्जी दीजिए, फिर हम लोग दोनों मिलकर खाएंगे, ठीक है, मैंने हम और आप मिलकर खाएंगे, तो वही कहानी होता है साइम्बायोटिक रिलेशनशिप का। और आपको तो एक एग्जांपल ही बताया था लाइकेन का, लाइकेन में साइम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही एग्जांपल है, प्लांट है, और इसमें जो है एल्गी प्लस फंगस मिला होता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो ये है एल्गी, तो इसको साइम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। और पैरासाइट समझते होंगे, अमरबेल का नाम सुने होंगे, अलगजरी जिसको बोलते हैं, देहात से जो बिलोंग करते होंगे, अलगजरी उसको बोला जाता है। तो वो जो है पेड़ पर चढ़ जाता है, तो वह जो है उस पेड़ को सुखा देता है, यानी उसी से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, तो उसको पैरासाइट बोला जाता है। बाकी सर में भी होता है पैरासाइट। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड द, जो ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है उसको क्या कहा जाता है, कितनी बार तो मैं बता चुका हूँ, किसको हैलोजेंस बोला जाता है। हैलो का मतलब क्या होता है, हैलो का मतलब होता है साल्ट, और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो जो साल्ट बनाते हैं उसको हैलोजेंस बोला जाता है। इसका सिंबल भी है, एक से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है, जिसमें आता है फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, तो ये सब 4 मेन है, ठीक है। तो यही ग्रुप 17 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन भी बोला जाता है। तो ये सारा है, इसको याद रखिएगा, तो इसको हैलोजेंस बोला जाता है। बाकी सारा भी यहाँ पे जितना भी है चीज वो सब इंपॉर्टेंट है, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पूरा पीरियड टेबल ही आ गया है, देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन यहाँ भी किया हुआ है, पहला ग्रुप है, तो टोटल ग्रुप इधर से 18 हो जाते हैं। ओके, और टोटल जो पीरियड होता है वह 7 होता है, इसको मत गिनिएगा, ये आगे इसमें ही चला जाता है, अगर डिटेल में पढ़िएगा तो ये 7 ही टोटल है, और ग्रुप 18 है, तो 18 और 7 देख लीजिएगा। तो पहला जो ग्रुप है तो उसको हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहला जो ग्रुप है उसको अल्कली मेटल बोला जाता है, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन का सबसे टॉप में आसानी दिया गया है, इसका बहुत सारा रीजन है, क्लास कीजिएगा तो पूरा एक टॉपिक ही हाइड्रोजन। तो इसमें देख लीजिएगा, ये जो है लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सारा जो है ग्रुप 1 का है, तो इसको अल्कली मेटल बोला जाता है, क्योंकि इससे अल्कली बनता है। याद कीजिए, इससे अल्कली बनता है, अगर याद होगा आपको तो NaOH एग्जाम याद कीजिए, KOH याद कीजिए, ये सबसे अल्कली बनता है, इसीलिए इसको अल्कली मेटल बोला जाता है। और इसको जो ग्रुप 2 है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल के एग्जांपल हैं। ओके, और उसके बाद आपसे कुछ पूछेंगे चाहे नहीं पूछेंगे, या ग्रुप 17 में पूछते हैं हैलोजेंस, और ग्रुप 18 में पूछ देते हैं, इसको इनर्ट गैस बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप 18, और क्या नाम है इसका, और कुछ नाम था शायद, हाँ, नोबल गैसेस। तो एक लड़का बोला था कि सर आपने नोबल कहा बताया, आपने इनर्ट बताया था, ऐसे कुछ करके, तो इसको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रुप 18 को नोबल गैस बोला जाता है, क्योंकि इन लोग का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 8 का 8 इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। तो बोलता है कि भाई संपन्न है, हमको जो है से किसी से कोई मतलब नहीं है, तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसको नोबल गैस बोला जाता है। तो सब चीज़ याद रखिएगा, यही सारा था। तो ग्रुप 17 एलिमेंट देख लीजिएगा, यही था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ओके, बाकी सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, कुछ पीरियड टेबल में तो सारा डिस्कस कर ही दिया। और यहाँ पे जो पहला जो पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट है ना, पहला पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसका रीजन क्या है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, बताइए जरा, कोई जानते हैं क्या कि पहला जो पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट क्यों है। Which of the following is the unit of measurement of the ecological footprint? ये नॉर्मली जीके क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे इकोलॉजिकल वर्ड जो डाला गया था, इसलिए मैं इसको डाल दिया यहाँ पे। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में याद रखिएगा, टर्म जो है सो यूज किया जाता है, उसका यूनिट है ग्लोबल हेक्टेयर। इसमें क्या होता है, यह ना एक प्रकृति का अमाउंट होता है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझिएगा, यह एक प्रकृति की मात्रा है जिसमें जो है जिसका यूज हम लोग लोगों का या फिर अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए बोलते हैं, अर्थव्यवस्था या लोगों का
समर्थन करने के लिए इसका यूज किया जाता है ग्लोबल हेक्टेयर, जो कि एक यूनिट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट वर्ड है वो विलियम रिस के द्वारा 1992 में दिया गया था, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी कुछ नॉलेज के लिए जान लीजिएगा, यहाँ पे गैलन शब्द यूज किया हुआ है, तो एक गैलन में 3.785 लीटर होता है और एक बैरल में 159 लीटर होता है। तो इस तरह से कुछ टर्म अगर आता है तो उसको भी आप लोग क्लियर करते चलिएगा। ओके, आंसर इसका ग्लोबल हेक्टेयर है। बाकी इकोलॉजिकल शब्द किसने दिया था, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन डाला था, इकोलॉजिकल शब्द पूछ सकूं आपसे, इकोलॉजिकल शब्द किसने दिया था और बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था, मैं आपको बता चुका हूं। बताइए जरा। क्वेश्चन 6 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। वेलोसिटी बोलेगा या स्पीड बोलेगा तो लगभग या सेम ही है, ज़्यादा अंतर थोड़ी होता है वेलोसिटी स्पीड में, सिर्फ जो है डायरेक्शन का अंतर होता है। लिक्विड्स है, सॉलिड्स है, सेम होता है गैसेस और लिक्विड में या फिर गैस में ज़्यादा होता है। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए। स्टील में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाई गैसेस, लिक्विड्स है और उसके बाद जैसे गैस, ठीक है ना। तो गैस में सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, स्टील में ज़्यादा होता है, इसको देख लीजिएगा। दूसरी बात है ये टेम्परेचर पे जो है साउंड डिपेंड करता है, क्या प्रेशर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर जो है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है या फिर नहीं करता है, ये बताइएगा। बाकी एक फार्मूला याद रखिएगा, साउंड जो है से एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है और जो लाइट होता है वह एक ट्रांसवर्स वेव है, दो चीज़ याद रखिएगा। फार्मूला है आपका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, इसको याद रखिएगा। सी होता है स्पीड ऑफ साउंड, नॉर्मली सी या फिर भी बोल सकते हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं। नॉर्मली सी तो होता है स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड के सेंस में आप लोग यूज कर सकते हैं, तो इसको मन होगा तो भी लिख लीजिएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका भी बाई लैम्डा, इसको याद रखिएगा। वेवलेंथ है, ये आपका स्पीड वेलोसिटी है या फ्रीक्वेंसी है, तो ये रिलेशन याद रखिएगा, न्यूमेरिकल इस पे आता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ना पेप्सिन बोला जाता है, इसको देख लीजिएगा। तो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम पेप्सिन होता है और जो कुछ और जो होता है पेप्सिन के अलावा रेनिन होता है और लाइपेज एंजाइम भी इसमें पाया जाता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचने में सहायक होता है, इसको याद रखिएगा। बाकी जो गैस्ट्रिक जूस है वह काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला HCl होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। इसका पीएच वैल्यू लगभग 1 होता है, इतना ज्यादा कोरोसिव नेचर का यह एसिड है कि नॉर्मली हम लोग का तो हाथ में गिर जाएगा तो जल जाएगा, लेकिन समझिए कि हमारा पेट में ये उत्पन्न होता है और बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ भोजन को थोड़ा सा एसिडिक बनाता है और बहुत सारा एंजाइम को जो है से फंक्शन करने में हेल्प प्रोवाइड कराता है। तो HCl काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोला जाता है। दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, आंसर इसका बी है। द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो देखिए आपको जो है कभी भी एसिड में जो है वाटर में जो है एसिड में जो है ऊपर से वाटर जो है नहीं मिलाना है। ओके, ऊपर से वाटर नहीं मिलाना है, वाटर है तो उसमें एसिड को धीरे धीरे मिलाना है। तो एसिड को ऐड करना है वाटर में, धीरे धीरे ऐड किया जाता है। अगर पात्र कोई है, बर्तन है, तो कंटेनर है, तो उसको थोड़ा सा सीख करके और उसको हिला जो है मिलाना रहता है, समझ गए। तो इस तरह से जो है मिलाना रहता है, नहीं तो हाईली क्रोसिव नेचर का एसिड रहता है, तो उसमें जब वाटर जब जाएगा तो सीधे जो है रिएक्शन हो जाएगा और पात्र टूट सकता है और आप भी जल सकते हैं, इसलिए इसको ऐसा सजेस्ट किया जाता है। ओके, तो सावधानी से काम किया जाता है एसिड का। 1 किलोवाट पावर पूछा गया है, किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट पावर, 1 किलोवाट पूछा गया, पावर, आवर नहीं है, लोग तो इसी में कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पे 1 किलोवाट आवर, लेकिन ऐसा तो आपका ऑप्शन में नहीं है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। किलो का मतलब होता है, के मतलब 1000 होता है ना। सब्सक्राइबर मेरा देख लीजिए, कुछ 7.52 दिखेगा। ओके, तो उसमें के है, यानी कि 7520 के आसपास लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से के मतलब 1000 होता है, यहाँ पे 1 0 लेस है, 1000 होता है ना। तो आंसर इसका बी है। बाकी 1 HP में याद रख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहते हैं। इसमें 746 वाट होता है, वो पावर का यूनिट है। और बाकी 1 यूनिट जो है वो भी एनर्जी का यूनिट है, 1 यूनिट एनर्जी का यूनिट है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अगर 6 नहीं बोलेगा तो मेगा जूल बोल सकता है। मिलियन आप लोग बोलते हैं तो उस पर 6 0 होता है ना, इसको देख लीजिएगा मिलियन में। आंसर इसका ए है। Which of the following is a substance abundantly available in the sea and administered in a certain deficiency disease? तो देखिए आप लोग NaCl का भी यूज करते होंगे, तो आयोडाइड साल्ट आप लोग बोलते हैं, तो उसमें आयोडीन पाया जाता है और इसका यूज आप लोग करते हैं डिफिशियंसी डिजीज में। यानी कि बोल सकते हैं कि जो थायराइड होता है, थायरोक्सिन, आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको भी अपना थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर यह नहीं मिलेगा तो डिजीज हो जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं घेंघा रोग, क्वाटर जिसको बोला जाता है। तो ये आयोडीन जो होता है इसे सी में एविडेंटली पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह जो होता है इसे कमी वाले कुछ रोग को प्रभावित कर सकता है, जो कि अगर इसमें कमी हो जाएगा तो घेंघा रोग हो जाता है। निश्चित जो रोग बोला था वह घेंघा रोग हो जाएगा। ओके, तो आंसर इसका आयोडीन है। आप लोग नमक जो लेते हैं NaCl, उसमें भी आयोडीन पाया जाता है, तो इसको बोला जाता है। बाकी आयोडीन से एक और क्वेश्चन आज है।
बेरिलियम किसके सिमिलर होता है? तो बेरिलियम एल्यूमिनियम के सिमिलर होता है। यह आपको ना तो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, फिर भी इसका सिमिलरिटी है। इसका पीछे का रीजन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ, डायरेक्ट गूगल से उठाया हूँ, कि जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम होता है उसका दोनों का टेंडेंसी होता है, दोनों कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। बाकी इसका और भी कहीं कहीं यूज है जो डायगोनल रिलेशनशिप इन लोग में है, जैसे कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लास 12 में आप लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़े होंगे, डिटेल में डिस्कस नहीं करोगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चल रहा है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़े होंगे, तो वहां पे जो होता है कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड को भी या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों जो है लेविस एसिड है, इसीलिए जो है कहा गया है कि किसका जो है प्रॉपर्टी जो है बेरिलियम के समान है। तो एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी समान होता है, दोनों लेविस एसिड है, दोनों अपना कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। एल्यूमिनियम को सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है वो एल्यूमिनियम है, सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू इम्पार्ट अ सावर टेस्ट इन फूड? तो फूड में सावर टेस्ट देने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो समझ गए होंगे, ऑप्शन पढ़िए पता चल जाएगा, ओके ना। तो इसमें किसका यूज किया जाता है, किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? जो इमली होता है ना, इमली का पानी, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, जरा ये बताइए। तो उसमें होता है टार्टेरिक एसिड, ओके। तो ध्यान रखिएगा, टेमरिन का यूज किया जाता है। तो खाने वाला जितना सामान होता है, आप लोग देखे होंगे जो बेकिंग पाउडर होता है, क्लास 10 बुक निकाल कर देखिएगा, उसमें जो है टार्टेरिक एसिड मिलाया था बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग सोडा में जो है से जो माइल्ड हम लोग एसिड यूज करते हैं, तो टार्टेरिक एसिड यूज किया जाता है, क्योंकि एक एडिबल एसिड होता है, ओके। तो आप लोग समझ लीजिएगा, इमली का यूज किया जा सकता है। यहाँ पे दिख रहा होगा ना, बांट लीजिएगा आपस में, लड़ना नहीं है, ठीक है। फिर बाकी जिसका खत्म हो जाएगा कल मिलेगा, एक मेरा छोड़ दीजिएगा। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ, व्हाट हैपेंस टू द करंट? करंट का क्या होना है, क्या होना है जान लेगा। देखिए यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, यही तो रिएक्शन है, रिलेशन है। ओम्स लॉ ये कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो यही आता है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग ना V को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, V को घटा बढ़ा नहीं रहे हैं। तो अगर V को कांस्टेंट अगर कर दें, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्लियर है ना, सॉरी 1/R हो जाएगा, यानी कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर है ना। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस को आधा कर दीजिए, तो कीजिए, यहीं से मैं बढ़ाऊंगा। तो रेजिस्टेंस को मैं R/2 कर दिया, तो 2 कहाँ जब मारेगा, 2 ऊपर जब मारेगा, यानी कि 2/R हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 2/R हो गया ना भाई, तो 2/R यानी कि दुगना बढ़ गया, यानी कि गेट्स डबल, तो दुगना हो जाएगा। कुछ टेंशन नहीं है, इसको मैं बता दिया। I जो है से I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, तो इसको जितने बढ़ाइए घटाइएगा उतना जो है से प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा उसका, यानी कि हाफ कीजिएगा दुगना हो जाएगा, 4 टाइम घटाइएगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा, इस तरह से होने वाला है इसका, ओके। तो ध्यान रखिएगा, डबल होगा, 4 टाइम नहीं होगा, स्क्वायर रहता तब इस तरह कुछ कहानी हो सकता था, ओके ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ R होता है, तो यह दुगना जो है से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। Which set of sign convention is followed when dealing with the reflection of light by spherical mirror? यानी कि स्फेरिकल मिरर में जब हम लोग डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, तो कौन सा यूज किया जाता है, तो इसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोला जाता है। इसको ध्यान रखिए, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वह पी से यानी कि पोल से मापा जाता है। तो यही पॉइंट होता है पोल, कि जितना भी डिस्टेंस आप लोग को मेजर करना है, अगर मिरर है तो पोल से होगा, और अगर लेंस है तो उसको ऑप्टिक सेंटर, तो ऑप्टिक सेंटर से मेजरमेंट किया जाता है। लेफ्ट साइड में जितना भी डिस्टेंस लिया जाता है, यानी कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उससे लेफ्ट साइड में सारा नेगेटिव, और उसके डायरेक्शन में यानी कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में सारा जो है डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो कि दिख रहा है इमेजिनरी एक्सिस है, जो कि पी को और सी से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करता है, ऊपर में डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और नीचे में डिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो यही साइन कन्वेंशन होता है। तो इसका आप लोग मिरर फॉर्मूला निकालोगे 1/v, उसके बाद प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस तरह का कुछ कहानी है, तो इसका यूज होता है। अगर साइन कन्वेंशन नहीं पता चलेगा तो बनेगा ही नहीं, ओके, इसको देख लीजिएगा। Why do we fall down when we step on a banana peel? तो बनाना पील यानी कि जब भी आप लोग बनाना पर पील जो है उसका छिलका पर कभी पैर पड़ जाता है गलती से, तो गलती का आप लोग को खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, यानी कि सीधे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको मैं पहले भी बता चुका था कि जो ये होता है इसका सरफेस देखिएगा, केला का जो इनर साइड होता है वह काफ़ी स्मूथ होता है, और स्मूथ सरफेस के पास फ्रिक्शन नहीं होता है लेकिन उतना नहीं होता है एकदम। तो मैं भी पहले बता चुका हूं कि कोई भी सरफेस एकदम फ्रिक्शनलेस नहीं होता है, तो इसके पास फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो हमारा जब शू इस पर पड़ता है तो ग्रिप उसको नहीं मिल पाता है, ग्रिप का मतलब पकड़ नहीं मिल पाता है, फ्रिक्शन उसको नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम लोग स्लाइड करके गिर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहाँ चला जाएगा,
सी चला जाएगा। इफ द बनाना पील इज स्मूथ एंड फ्रिक्शन ऑन इट इज वेरी लेस दैट वी डोंट गेट ग्रिप ट्विस्ट, यानी कि हम लोग इस पर पकड़ नहीं मिल पाता है। बर्फ पे भी चलना कठिन होता है, उसका भी रीजन यही है कि जो है से वह चिकना होता है तो फ्रिक्शन नहीं होता है। जितना ज़्यादा स्मूथ सर्फेस होगा फ्रिक्शन उस पर उतना कम होता है। ऐसा कभी कंफ्यूज करेगा कि सर्फेस बहुत चिकना है तो क्या फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? जी नहीं, उल्टा होता है, फ्रिक्शन जो है उस पर कम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, व्हाट इज द कलर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ द आयोडीन सॉलिड। तो आयोडीन सॉलिड को जब आप लोग जलाते हैं तो उसका कलर क्या होता है? तो कलर देख लीजिए, खुद ही गवाही दे देगा। तो यही आयोडीन को उसको जलाया जा रहा था तो इसका पर्पल कलर निकलता है। तो आराम से देख सकते हैं, इसका इमेज इस तरह का है, ठीक है। तो लैब जो है कराना चाहिए, ठीक है। तो लैब में आप लोग अगर करेंगे तो याद रहेगा, पढ़ पढ़ के कितना याद रहेगा, लैब तो मुझे नहीं लगता है करवाया जाता होगा ज़्यादा। तो पर्पल इसका कलर होता है। बाकी यह एक सब्लिमेशन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कोई जो है सॉलिड है तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। और इसका जस्ट जो अपोजिट प्रोसेस है उसको डिपोजिशन बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा कहानी है, कुछ सब्सटेंस बताता हूँ। जैसे आयोडीन तो हो ही गया, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, उसके बाद नेफ्थलीन आता है, बोल देखे होंगे। दूसरा है आपका एक क्या बचा, एक सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 ये देखिए जिसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ये सारा जो है सब्लाइम सब्सटेंस है, कभी भी जो है इन लोग लिक्विड नहीं बदलता है। अगर हिट किया जाएगा तो धीरे सीधे जैसे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्थलीन बॉल से यहाँ पे याद रखिएगा। 17 है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड वाटर, यानी कि कैल्शियम को जब पानी में डाला जाता है तो क्या होता है? देखिए इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि यह लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, यानी कि कैल्शियम के साथ यह ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है। और हाइड्रोजन का बबल जो है फॉर्म होता है सरफेस का, जो कैल्शियम जो होता है बॉटम में तो वहाँ फॉर्म होता है। देख सकते हैं रिएक्शन यहाँ पे लिया गया है, कैल्शियम है उसमें वाटर मिला दिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ओके ना, तो 2 काम होता है। देखिएगा रिएक्ट वायलेंटली नहीं होगा, लेस वायलेंटली होता है। यह वायलेंटली रिएक्ट कब करता है? जो आपको याद कीजिए, जब अल्कली मेटल आपको पढ़ाया था NaOH KOH, तो वो सब जो है ना से जब सोडियम या पोटेशियम जो है से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट करता है रिएक्ट। अब इतना ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है उसका कि आग भी पकड़ सकता है, पात्र टूट भी सकता है। लेकिन यह जो रिएक्शन होता है यानी अल्कलाइन जो अर्थ मेटल होते हैं उसके साथ रिएक्शन जो होता है वह कम होता है। अगर मैं ऑर्डर बताऊं यहाँ पे रिएक्शन का वाटर के साथ मेटल का, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है पोटेशियम से, तो पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम एक ही ग्रुप का है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है और जिंक होता है। तो ये सब कुछ ऑर्डर होता है। सोडियम के साथ यहाँ पे ना पोटेशियम आ जाएगा, यानी कि नेट्रियम और कैलियम दोनों, तो ये कुछ ऑर्डर होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा ओनली 3 and 4, यानी कि बबल भी निकलता है। यहाँ पे H2 गैस है, यहाँ पे देख लीजिएगा बबल्स ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम और लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। ओके ना, यहाँ पे डज नॉट रिएक्ट तो होगा ही नहीं, तो आंसर ऐसे ही कट जाएगा, यह रिएक्ट होता है। रिएक्शन देख लीजिएगा। बाकी वो भी रिएक्शन है CaO जो होता है, से भी H2 के साथ रिएक्ट करता है तो भी जाके CaOH का होल 2 ही बनता है। इसको कली चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। इसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, यानी कि बुझा हुआ चूना बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यह, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन का जो एलिमेंट होता है हीटिंग एलिमेंट, उसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो उसको नाइक्रोम का यूज किया जाता है। इसका होता है हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है, इसको याद रख सकते हैं। मिश्र धातु बनाया जाता है ताकि हम लोग चाहते हैं कोई चीज टफ बना सकें, ज़्यादा दिन तक चल सके, उसके लिए नाइक्रोम यूज करते हैं ना। टंगस्टन बल्ब का फिलामेंट भी होता है, वोल्फ्राम W इसका सिंबल होता है। तो नाइक्रोम को याद रखिएगा। बाकी सिल्वर से अच्छा जो है से क्या बोलते हैं कंडक्टर जो है कोई धरती पर नहीं है। बाकी ज़्यादा हम लोग कॉपर ही यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। बाकी इसमें ना अब्रक का भी यूज किया जाता है। अब्रक आप लोग पता है ना, माइका झारखंड में पाया जाता है, कोडरमा में काफ़ी ज़्यादा, तो अब्रक भी यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका रीजन ये होता है कि ये जो अब्रक होता है माइका जिसको आप बोल रहे हैं, इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यह जो है हीट को ट्रांसफर होने देता है, यानी कि हीट का तो जो है सप्लाई कर देता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं होने देता है, यानी कि कंडक्टर हीट का बट इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर, इसलिए इसका यूज करते हैं, यहाँ पे डालते हैं ताकि यह हीट गर्म तो हो सके, यानी कि जो बाहर का जो सरफेस होगा जो भी आयरन आप लगाते हैं वह गर्म हो सके लेकिन उसमें करंट ना है, तो उसीलिए अब्रक भी यूज किया जाता है। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। Which law tells that every object in this universe attracts every other object with a force with which proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इसको पढ़ लीजिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, मैं डिटेल में स्पीड में पढ़ दिया। कहने का मतलब है कि देखिए इसको ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है, कि होता है कि जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वह उनके मास के जो है समानुपाती बोल सकते हैं, और उनके जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि
Gmm/r² होता है। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। ब्रह्मांड का हर एक वस्तु जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया है, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ फ्री फॉल किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था। ये सब याद रखिएगा। फ्री फॉल गैलीलियो, ये जो दिया गया था न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, पता है ना, ग्रेविटेशनल खोज वही किए थे। तो इस तरह कुछ कहानी है, इसको याद रख लीजिएगा। जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और ये छोटका जो जी है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमारा है, अर्थ का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी जी का वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 6.67 होता है, इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फिर पर केजी स्क्वायर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यूनिट आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं जी का। और प्लांक्स कांस्टेंट का भी ना जेएसएससी 11 से 10 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। आप लोग प्लांक्स कांस्टेंट एच बोला जाता है, उसका वैल्यू जरा लिखिए, देखते हैं। 6.62 10⁻34 जूल सेकंड होता है, बता दिया। चलिए फिर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आने वाला है। आंसर मिल चुका है ना, कोई नहीं मिला था। आंसर इसका हो जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको देख लीजिएगा। बाकी केपलर लॉ है, दिया गया था इनके द्वारा, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो ध्यान देखिएगा, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन केपलर के द्वारा दिया गया था। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ था वह एक्शन रिएक्शन के बारे में बात करता है, ध्यान रखिएगा। और पहला लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और इनका जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वह डिफिनेशन देता है फोर्स का, यानी कि F = मान निकल कर आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको याद रखिएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावरिंग प्लांट्स इज अ क्रीपर, इसमें क्रीपर कौन है? तो क्रीपर, क्लिम्बर्स, हॉब, सॉफ्ट, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं तो इससे भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो चमेली जो है एक क्रीपर का एग्जांपल है, तो इस तरह से देख सकते हैं, यह चमेली है, चमेली का इसको एक क्रीपर बोला जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा, क्लिम्बर्स होता है और एक क्रीपर्स होता है। क्लिम्बर का जो है किसी के हेल्प से ऊपर हम लोग चढ़ा देते हैं, और क्रीपर जो होता है वह पसर जाता है, पसर का फैलता है। जैसे मेरे तरबूजा है, कुकुम्बर है, पम्पकिन है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, पोटैटो लिखा हुआ है, ये सब कुछ देख सकते हैं। ये सब क्रीपर आते हैं और क्लिम्बर में ये सब यहाँ पे चढ़ता है। ओके, तो सब देख लीजिएगा। जैसे कि मनी प्लांट के बारे में है, बिटर गोड लिखा हुआ, करेला, ओके, स्नेक गॉड लिखा हुआ है, पी प्लांट लिखा हुआ है, मनी प्लांट लिखा हुआ है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। तो क्लिम्बर और स्रव जो यहाँ पे हो गया, क्लिम्बर हो गया, क्रीपर्स हो गया। जो हर्ब्स होता है ना वो काफ़ी छोटे पौधे होते हैं, जैसे पुदीना के एग्जांपल ले लिए, धनिया, कोरिएंडर होता है, पुदीना को मिंट आप लोग बोलते हैं, लिखा हुआ नहीं है शायद, और कोरिएंडर धनिया होता है, तो कोरिएंडर को देख लीजिएगा। ये सारा जो है आपका हर्ब्स में आएगा, जड़ी बूटी इसको नॉर्मली बोला जाता है। ओके, और श्रब थोड़ा सा हाइट जो है ज़्यादा होता है, श्रब का हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे रोज प्लांट है, एक श्रब का एग्जाम्पल है। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट डिस्क्राइब द, रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है या इनका एटॉमिक मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इनको ना प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस खोज किए थे, चार्ज ऑफ एन एटम भी खोज किया गया था, और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी खोज किया गया था। जो स्टेबिलिटी ऑफ जो एटम था ना उसी को तो डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, यही इनका ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का जब ड्रॉबैक पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो स्टेबिलिटी एटम है वही डिफाइन नहीं कर पाए थे ये रदरफोर्ड, इसी इनका ड्रॉबैक था। तो क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया, कोई उल्टा पुल्टा चीज नहीं पूछा गया है। ये बहुत ही फेमस जो है इनका ड्रॉबैक है कि वह स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाए थे। और बाद में जो है ये जो है नील बोर के द्वारा जो है से डिफाइन किया गया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, जो ही प्लैंक कांस्टेंट जिनका रूल आता था NH/4π होता है, तो उन्हीं के द्वारा दिया गया था। और वो जो है उसे प्लैंक कांस्टेंट दिए थे 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड है। देखिएगा जूल सेकेंड है ना कि जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड वाट हो जाएगा ना, तो ये प्लैंक कांस्टेंट देख लीजिएगा, तो यही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था वही एक्सप्लेन कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। ओके, तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द इंसेक्ट हैव टीथ, दांत किसका होता है? तो क्वेश्चन देखिए इस तरह से भी आपको पूछे जाते हैं कॉमन सेंस के लिए। तो वास्प और बीटल्स, जो ततैया होता है, भौरा होता है, उसके दांत होते हैं, बाकी कई लोगों का दांत नहीं होता है। क्या मच्छर के मुंह में दांत होता है या नहीं होता है? आप लोग से क्वेश्चन है। विच एसिड इज फाउंड इन बी स्टिंग, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। इसमें कौन सा डंक पाया जाता है? ओके, तो मधुमक्खी में जो पाया जाता है उसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। इसको मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला HCOOH होता है, इसको याद रख सकते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का ना, इसको देख लीजिएगा। ओके ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें ग्रुप है, यानी एसिड का ग्रुप है। अल्कोहल का होता है OH, कीटोन का होता है CO, और अल्डिहाइड का होता है CHO, ये सब कुछ याद रख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को देख लीजिएगा। यह जो सोडा एसिड आप लोग बोलते हैं कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, साथ ही बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिएगा, इथेनोइक एसिड CH3COOH इसका होता है ना, इथेनोइक एसिड इसको बोला जाता है। ओके,
और इसका एक और नाम है इथेनोइक एसिड का, इसका नाम है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड याद रख लीजिएगा, एसिटिक एसिड है, और नहीं तो इसको इथेनोइक एसिड बोला जाता है आईयूपीएसी सिस्टम में, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जम जाता है ठंडे के दिनों में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बता चुका हूँ, HCl है। इक्वारिजिया में यही पाया जाता है, 3 और प्लस HNO3, ये जाके इक्वारिजिया बन जाएगा। 3:1 में होता है इक्वारिजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद कलर विजन। तो कलर विजन से कौन रिलेटेड है, तो कोन्स, हमारा जो आंख होता है आंख से रिलेटेड है, तो उसमें जो कोन होता है वही जो है कलर विजन से रिलेटेड होता है। बाकी हमारे आंख को जो कलर प्रोवाइड कराता है वो आइरिस प्रोवाइड कराता है। बाकी हम लोग कॉर्निया को डोनेट करते हैं। तो यहाँ से रोड सेल कोन्स का कहानी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे होता है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कोन सेल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे रोड सेल्स होता है। तो सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। तो कोन सेल्स यहाँ पे हम लोग को जो है बात करता है, यहाँ पे देख सकते हैं कलर विजन के बारे में। और ये जो कोन सेल रोड सेल्स है ये आपको नाइट में जो है देखने में हेल्प करता है कि ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा दिखेगा और कम रहेगा तो कम दिखेगा। ये सब उल्लू में ज़्यादा पाया जाता है रोड सेल, इसीलिए उन लोग को रात में दिखता है। क्लियर है ना। चलिए, तो ये सारा आँख है, इसको देख लीजिएगा। ये आपका एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस के जैसा कार्य करता है ना। और इसका ही डायमीटर में बताया था कि 2.3 सेंटीमीटर होता है, जिसका जो है कभी जीवन में बढ़ता ही नहीं है इसका साइज। ओके, बाकी यहाँ रेटिना होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा रेटिना जहाँ पर इमेज बनता है। ओके ना, रियल और इन्वर्टेड बनता है। एक ही तत्व या भिन्न तत्वों के परमाणु के साथ मिलकर क्या बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप लोग पढ़े होंगे, इसको ना मॉलिक्यूल बोला जाता है। अणु का निर्माण करता है, परमाणु मिलकर यही मॉलिक्यूल। ये सारा हिंदी में लिखा गया था, फिर भी तभी तो मैं कंफ्यूज कर गया इसमें। इंग्लिश चला ही नहीं, सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ पे ना बोला जा रहा है कि एक ही तत्व यानी कि एक ही एलिमेंट का या फिर अगर डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स है तो उसका जो अगर एटम मिलेगा, एटम मिलकर क्या बनाएगा, तो एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिसको आप लोग अणु बोलते हैं। और एटम को हिंदी में जो है परमाणु बोला जाता है और मॉलिक्यूल को बोला जाता है अणु। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है, इसको देख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है एक एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया। तो वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो यही तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन बन चुका है, O2 मॉलिक्यूल बन गया है। तो ऐसे होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स का भी एटम मिल सकता है या सेम एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल मिलकर बन जाता है। जैसे कि अगर अगेन O2 के साथ अगर एक और ऑक्सीजन मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ UV, तो यह O3 यानी कि ओजोन गैस बन जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, PDF में सही कर दूंगा। Which device in vehicles converts poisonous gases due to burning of petrol और डीजल into harmful gases, हार्मलेस गैसेज। तो देखिए इसको ना कैटालिटिक कन्वर्टर बोला जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए। एक कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि जो भी पॉइजनस जो गैसेस होता है उसको हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। इसका कुछ डायग्राम इस तरह से देखने को मिलता है। तो यह सब यूज किया जाता है। इन्वर्टर, कार्बोरेटर कुछ इधर होता है, सब रेडिएटर अलग अलग यूज होता है। कार्बोरेटर आप लोग पंप में भी यूज किए होंगे ना। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। और वीडियो जल्दी से डिस्कस करना पड़ा, ओके, क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ें अगर लॉन्ग हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। बाकी वीडियो कैसा लगता है फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक लाइक और शेयर की अपेक्षा तो मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि इतना बकवास करता हूँ, एक फ्रूटफुल बकवास। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।